रायसीना की रेस के लिए मतदान शुरू हो चुका है। देश के अगले महामहिम को चुनने के लिए संसद से लेकर देश के अलग अलग विधानसभाओं जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई, लेकिन ये तस्वीरें देखिए दिग्गजों के वोट डालने की। प्रधानमंत्री मोदी ने वोट कास्ट किया, अमित शाह ने वोट कास्ट किया, मुरली मनोहर जोशी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाला। तो तमाम दिग्गज यहां वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन संसद भवन की तस्वीर देखिए, वहां पर आपको कतार दिखाई देंगी, जिसमें सांसद लगे हैं कतारों में। खास तैयारियां की गई हैं, खास इंतजाम है। 5 बजे तक का वक्त है। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल और डिटेल्स के साथ हमारे साथ मौजूद है। अशोक, अब करीब आधा घंटा बीत चुका है वोटिंग शुरू हुए। अब तक कौन कौन से दिग्गज यहाँ वोट डाल चुके हैं संसद भवन में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह मुख्य तौर से हैं वोट डालने वालों में, और बहुत से मंत्रियों ने वोट डाला है। सांसद लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि 5 बजे तक का वक्त है। सोनिया गांधी अभी पार्लियामेंट पहुंची नहीं है, सोनिया गांधी भी वोट डालेंगी। और खास बात यह है कि जिस टेबल पे प्रधानमंत्री मोदी ने वोट डाला है उसी पे सोनिया गांधी भी वोट डालेंगी। तो लाइन लगी हुई है तमाम पार्टी के नेताओं की वोट डालने के लिए। 10 बजे ये शुरू हुआ था और 5 बजे तक चलेगा। और क्योंकि 11 बजे से हाउस शुरू हो जाना है, तो उससे पहले कोशिश है सांसदों की उससे पहले जितने भी डाल सकते हैं डालें। और फिर क्योंकि हाउस भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि 2 सांसदों की डेथ हुई है लोकसभा और राज्यसभा में, तो हाउस अर्जेंट हो जाएगा। उसके बाद 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। कुछ विधायक भी वोट डालेंगे, जैसे अमित शाह ने गुजरात की बजाय दिल्ली में वोट डाला है। तो लाइनें संसद में लगी हुई है और 5 बजे तक सांसद और विधायक यहाँ पे वोट डालेंगे। चलिए लौटते हैं अशोक आपके पास और डिटेल्स के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस में फूट हुई है। त्रिपुरा के 6 टीएमसी विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार कोविंद को समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार को समर्थन देने का ऐलान किया था। तो यहां पर टीएमसी में फूट की खबर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता मनोज्ञा लोहेवाल इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। मनोज्ञा, कई ऐसे दल हैं जो बेशक प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हो, लेकिन फिर भी उन्होंने समर्थन दिया कोविंद को। लेकिन ममता बनर्जी तो सीधे तौर पर मोदी विरोधी मानी जाती हैं, और ऐसे में उनकी पार्टी में फूट, क्रॉस वोटिंग का खतरा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और त्रिपुरा में ऐसा हो रहा है, जो 6 विधायक हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि हम वाम मोर्चा के साथ नहीं दिखेंगे, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। 6 के 6 विधायक अगर ऐसा करते हैं तो ये अवमानना भी मानी जा सकती है, क्योंकि पार्टी ने जिस तरह से साफ कर दिया था कि सभी को रामनाथ कोविंद के विरोध में वोट देना है, मीरा कुमार के हित में वोट देना है। भले ही पश्चिम बंगाल में सब ऐसा करें, लेकिन त्रिपुरा में और बाकी राज्यों में ऐसा नहीं हो रहा है। जो रीजनल पार्टीज है, ये उनके वर्चस्व का भी सवाल है। अगर बीजेडी की बात करें उड़ीसा में, तो बीजेडी ने साफ कह दिया था कि वो रामनाथ कोविंद का समर्थन करेंगे। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, लेकिन पूर्वोत्तर में काफी सारी चीजें अलग हैं। और त्रिपुरा अब तक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी इनरोड्स नहीं बना पाई है। लेकिन अगर ये 6 विधायक वोट देते हैं बीजेपी को, ये तो अपने आप में उनकी एक विजय होगी, और तृणमूल में फूट का एक और कारण भी हो सकता है। कुछ इस तरह की खबरें भी हैं मनोज्ञा, क्या वोट डालने से पहले एमपीज की किसी तरह की मीटिंग होगी बंगाल में? जी, आज अलग अलग विधायक दल की बैठक होगी। एक बैठक हो चुकी है, उसके बाद जो बाकी विधायक दलों की बैठक होगी, जिसमें साथ में ममता बनर्जी अपनी पार्टी के विधायक दल की भी बैठक करेंगी, जिसमें आने वाले दिनों की रणनीति तय होगी। और उसके साथ साथ 21 जुलाई जो बंगाल में सबसे बड़ा एक रैली मानी जाती है, जो तृणमूल कांग्रेस करती है, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी विभिन्न आंदोलनों में। लेकिन ये बड़ा सवाल ये है कि आज पार्टी की रणनीति भी तय हो जाएगी कि आने वाले दिनों में वो किस तरफ आगे बढ़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बिल्कुल, अब क्योंकि आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है, तो लिहाजा रिएक्शंस भी अलग अलग मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। चलिए आपको फिर सुनवाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे, अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। अमित शाह वोट डाल चुके हैं, मुरली मनोहर जोशी वहां मौजूद थे, वोट डाल चुके हैं। लेकिन संसद भवन के ये रूम जहां पर वोट डाला जा रहा है, यहां पर बेहद खास इंतजाम आज किए गए थे, चाहे वो बैलेट पेपर के रंग हो, क्योंकि सांसदों के लिए अलग रंग का बैलेट पेपर तैयार किया गया था। और ये हम आपको संसद भवन के जिस कमरे में वोट डाला गया वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। अमित शाह को आप वोट डालते हुए देख रहे थे। ये बैलेट बॉक्स और साथ ही जो बैलेट पेपर हैं वो भी अलग अलग रंग के तैयार किए गए। सांसदों के लिए हरे रंग का, तो वहीं विधायकों के लिए गुलाबी रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंक भी खास तौर पर तैयार की जा रही है। तो संसद भवन में आज जबरदस्त हलचल महामहिम पद के लिए मतदान को लेकर तमाम दिग्गजों को आप तस्वीरों में देख रहे हैं वोट डालते हुए। और ये क्षण अपने आप में ऐतिहासिक, क्योंकि दलित राजनीति को देखते हुए
ये चुनाव बेहद दिलचस्प, हालांकि जो भी जीतेगा देश का दूसरा ऐसा राष्ट्रपति होगा जो दलित समुदाय से आता है। लेकिन एनडीए ने पहले अपने कैंडिडेट का ऐलान किया था रामनाथ कोविंद के नाम पर के तौर पर, और संख्या बल भी उन्हीं के पास ज्यादा। केंद्रीय मंत्री उमा भारती, वह इतना गरिमा और भव्यता से भरा हुआ है कि उसके बारे में एनडीए ने जो फैसला लिया है वो उचित और अनुकूल है, और हम सब लोग उनके लिए वोट डाल रहे हैं। कितना आप अपने उम्मीदवार के लिए, क्योंकि यूपीए से भी खड़े हैं, आप किस तरीके से देखते हैं और कैसे लग रहा है अब आपको, कैसे जीतेगा? देखिए, जीत में तो शंका ही नहीं है। अंतर कितना रहा, बात तो ये है, बात यही है कि अंतर कितना रहा। तो ये आत्मविश्वास है बीजेपी और एनडीए के नेताओं का कि जीत में तो कोई शंका ही नहीं, लेकिन मार्जिन कितना बड़ा होगा हम इंतजार इस बात का कर रहे हैं। और यही आत्मविश्वास बाकी नेताओं के चेहरों पर भी नजर आया। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वोट डालने के बाद बात की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। सर, आपने महामहिम केस में वोट कास्ट किया, क्या कहेंगे? देखिए, मतदान 10 बजे से प्रारंभ होना था, और इसलिए मुझे यहीं लखनऊ में मतदान करना था। लगभग सभी मान्य विधायकगण भी आ चुके हैं, और इसलिए मैंने भी अब तिलक हॉल में अपना मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल समर्थित श्री रामनाथ कोविंद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। उत्तर प्रदेश को पहली बार यह अवसर प्राप्त हो रहा है कि वह राष्ट्रपति दे रहा है। हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को इस सौभाग्य दिया है। हम सब के लिए गौरव का क्षण होगा कि जब परिणाम सामने आएंगे तो उत्तर प्रदेश का एक सपूत देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान होने के लिए अग्रसर होगा। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं श्री रामनाथ कोविंद जी के। दलित वर्सेस दलित की बात कही जा रही है कि ऐसा कुछ दलित वर्सेस दलित हो रहा है? देखिए, यह सौभाग्य उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय श्री अमित शाह जी ने दिया है, उत्तर प्रदेश को दिया है। एक गांव, एक गरीब, एक किसान और एक दलित परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बिठाने का जो सौभाग्य प्रदान किया है, मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रत्याशिता पहले एनडीए की थी, और प्रधानमंत्री जी की हमेशा सोच रही है कि वंचितों को और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए तबके को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, अधिकाधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने तो बाद में केवल आपस में लड़ाने के लिए इस प्रकार का वो किया है। अच्छा होता सभी लोग मिलकर के देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए एक सर्वानुमति बनाते, लेकिन चुनाव की नौबत आई है तो भी भारतीय जनता पार्टी और समर्थित दलों के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव। इस सर क्या क्रॉस वोटिंग की संभावना है, क्योंकि शिवपाल यादव ने समर्थन की घोषणा की? देखिए, अच्छा होता कि उत्तर प्रदेश के सभी लोग एक गरीब, एक किसान और एक दलित परिवार से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश की माटी के सपूत श्री रामनाथ कोविंद जी को अपना समर्थन देते। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री मुलायम सिंह जी को और श्री शिवपाल यादव जी को और उन सभी सदस्यों को कि जिन्होंने श्री रामनाथ कोविंद जी के पक्ष में जो लोग समर्थन दे रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दलित वर्सेस दलित नहीं होना चाहिए था, बीजेपी का पहला कैंडिडेट था। और साथ साथ उन्होंने धन्यवाद दिया है मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव को, जिन्होंने रामनाथ कोविंद का समर्थन भी किया है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो मुख्यमंत्री योगी ये कह रहे हैं कि निर्विरोध तौर पर राष्ट्रपति चुना जाए तो बेहतर, और कांग्रेस और यूपीए ने सिर्फ विरोध करने भर के लिए मीरा कुमार को मैदान में उतारा। तो सवाल लगातार विपक्ष पर यह भी लग रहा था कि क्या सिर्फ हारने के लिए ही कैंडिडेट मैदान में उतारा है। लेकिन विपक्ष के नेता आज चुनाव के दिन अब क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं, क्योंकि एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल का यह कहना है कि जीत कोविंद की होगी। राष्ट्रपति पद के लिए वोट डालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ हैं प्रफुल्ल पटेल। पटेल साहब, क्या आपको उम्मीद है अपने विपक्ष के उम्मीदवार के लिए? क्या अभी भी आपको लगता है कोई चांस है उनके लिए? देखिए, वैसे तो
ये चुनाव में किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टियों के द्वारा व्हिप नहीं दी जाती है, लेकिन स्वाभाविक है कि जो भी सांसद वोट करते हैं, एमएलएज वोट करते हैं, वो अपने अपने पक्ष की विचारधारा के साथ साथ में जुड़े रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि एनडीए के कैंडिडेट रामनाथ कोविंद जी को विजयी के लिए कोई बाधा आएगी, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जैसे मैंने कहा कि हर व्यक्ति अपने राजनीतिक सोच के साथ जुड़ा हुआ होता है। अंत में खाली फैसला ये देखना है कि कितने वोट से कौन जीत रहा है। क्या आपको लगता है कि विपक्ष के लिए सिर्फ एक सिंबॉलिक लड़ाई में रह गई है? नहीं, सिंबॉलिक की नहीं है। हर एक इसके क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल होते हैं। एक आप सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ते हैं और इसलिए इसमें कोई हार जीत तो स्वाभाविक है, सबको मालूम है कि कौन जीतने वाला है, लेकिन हर एक राजनीतिक पक्ष की अपनी जो विचारधारा है उसके अनुरूप वो वोट तो करेंगे ही। आपने सुना प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि संख्या बल के हिसाब से एनडीए के उम्मीदवार के जीत में कोई शक नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि विचारधारा अपनी जगह है और उसके लिए लड़ाई लड़ना भी जरूरी है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। तो यूपीए सरकार में मंत्री रहे हैं प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी के बड़े नेता, और उन्होंने कहा है कि सबको मालूम है जीत किसकी है। रामनाथ कोविंद की जीत में कोई रुकावट ही नहीं है, सबको मालूम है जीतने वाला कौन है, लेकिन हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, तो उसी विचारधारा के साथ विपक्ष ने अपना ये उम्मीदवार उतारा। लेकिन राष्ट्रपति पद का चुनाव किसी भी तरह की राजनीति से दूर होना चाहिए, ये तमाम बातें उन्होंने इस खास बातचीत में आज तक के साथ की। लेकिन बड़ा सवाल यही कि सभी उम्मीद और आश्वासन और साथ ही एक अहम बात के तौर पर ये कह रहे हैं कि निर्विरोध रूप में चुना जाए राष्ट्रपति, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्योंकि अगर इतिहास की तरफ भी देखें तो अब तक सिर्फ नीलम संजीव रेड्डी ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया, लेकिन उसके अलावा जब भी राष्ट्रपति चुनाव देश में हुआ है तो इस तरह से किसी न किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट सामने आया है। लेकिन आइए सुनवाते हैं आपके विपक्ष के बाकी नेताओं की बात। मायावती और गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं, सुनिए। जब एनडीए ने शुल्कास्ट को खड़ा किया तो दूसरी तरफ से भी शुल्कास्ट का कैंडिडेट आया, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज जो वोटिंग हो रहा है, जब रिजल्ट आएगा तो जब भी चुनाव होता है तो एक की जीत होती है, एक की हार होती है। जीत हार एक अलग चीज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन खुशी की बात यह है कि शुल्कास्ट का आदमी तो देश का राष्ट्रपति बनेगा। मैं समझती हूँ कि ये हमारी मूवमेंट के लिए, पार्टी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। Well, that is true with this तो हार को लेकर जो भी सवाल किया गया, विपक्ष के तमाम नेता ये कहते हुए कि हार जीत का सवाल नहीं, ये सवाल विचारधारा का है। तो विचारधारा की बात यहाँ पर तमाम नेता यहाँ करते हुए, लेकिन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव ने सुनी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। रविशंकर जी, ये सेशन आपके लिए खास होगा, बीजेपी के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, कि इस बार रायसीना हिल के टॉप पे राष्ट्रपति भवन में आप अपना राष्ट्रपति भेजने के लिए तैयार हैं। ये बहुत संतोष का विषय है, आनंद का विषय है। हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी, राहुल जी आज देश में शासन करती है और 13 प्रदेशों में शासन करती है, और जनता के आशीर्वाद और हमारे काम से शासन करती है, और मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता के कारण शासन करती है। तो हमें इस बात का बहुत ही आनंद है कि आज राष्ट्रपति के पद पर हमसे जुड़े हुए व्यक्ति बैठेंगे, लेकिन उन्होंने बार बार कहा है कि जीतने के बाद मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा, मैं किसी पार्टी का नहीं होऊंगा। यही हमारी काम करने की प्रक्रिया है। रविशंकर जी, ये एक सेटिस्फैक्शन का इशू इसलिए भी होगा कि एक समय आया था कि बीजेपी की 2 सीटें रह गई थीं, और बीजेपी की जो आइडियोलॉजिकल मेंटर है आरएसएस, उसको 3 बार बैन किया गया था। आज मैंडेट को, यू आर राइडिंग द मैंडेट, आप मैंडेट के सहारे प्रधानमंत्री के दफ्तर में हैं और राष्ट्रपति के दफ्तर और शायद वाइस प्रेसिडेंट के दफ्तर में भी पहुंच जाएंगे। अच्छा, क्या आपने आज तक कोई सवाल पूछा? गांधी जी की हत्या पर गलत बैन किया गया, बाद में पाया गया गलत था। इमरजेंसी में गलत बैन किया गया, आपने देखा इंदिरा जी ने किया था। और तीसरी बार राम जन्मभूमि के बारे में ट्राइब्यूनल ने पाया कोई इसका आधार नहीं है। मैं उसमें वकील भी था कुछ मामलों में। तो ये आप भी देखते हैं। तो ये आरएसएस बैशिंग लोग करते रहें, हम बढ़ते रहते हैं, और किसी की कृपा पर नहीं है राहुल बाबू, जनता के आशीर्वाद से हैं। और आपने बीजेपी के 2 की बात की थी, अभी कांग्रेस 44 पे आ गई है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। पार्लियामेंट सेशन में तो यहाँ पर आत्मविश्वास से भरपूर आप रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे, लेकिन बीजेपी के लिए आज का दिन जरूर इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि उनका नॉमिनेट किया हुआ कोई व्यक्ति रायसीना में काबिज होगा।